राम संग भैया लक्ष्मण भी आवे, माता सिया संग दर्श दिखावे। कहीं भी कुछ हो रहा, चलो भैया ढोलक मंजीरा जरा सा बजा दो, ज़रा सा गा दो। पैसों की बात कभी नहीं होती है। सबसे पहले कलाकार को ये थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ेगा। हम फ्री के कलाकार बन के कहीं भी शादी विवाह में नहीं गाने बजाने लगेंगे। हमारी भी अपनी एक डिमांड्स होंगी। हमें ज़मीन पे आप गंदा सा बिछौना दे देंगे, हम वहाँ नहीं सोएंगे। हमारे लोक कलाकार की भी एक मर्यादा है, उसे हमें तय करना पड़ेगा। कि जिस चीज़ को सब लोग बोलते थे कि ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे मैं ज़िंदा खड़ा हूँ। घर वाले बोलते थे, मम्मा पापा भाई जितने भी थे, पूरे ख़ानदान, फ्रेंड्स जितने थे, सब ये बोलता है ये डांस ही तो करता है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो बहुत ही इसमें बड़ी होती है, क्योंकि जब मेरे फादर ख़त्म हुए थे तो मेरे चाचा लोग मुझे अलग, मतलब मेरी फैमिली को अलग कर दिया उन्होंने। तो जब वो अलग कर दिए थे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर में। तो उसके बाद मतलब मैं बहुत अजीब हुआ था उस टाइम। कोई नहीं, अच्छा बोल रही बात करनी इसके बारे में तो इट्स ओके। माता सिया संग दर्श दिखावे, श्री राम संग भैया लक्ष्मण भी आवे। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम जी वनवास पूरा करके वापस अयोध्या की ओर जा रहे थे तो वो प्रयाग आए थे। और ऐसा प्रयाग की महिलाओं ने, पुरुषों ने माना कि उन्हें नज़र लग गई है। तो उनकी नज़र उतारने के लिए सर पे ढिड़िया रख के एक मटका जिसमें हर तरफ से छेद हो, उसमें दीप प्रज्वलित करके श्री राम जी की, भैया लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारी गई थी, नज़र उतारे गए थे। और वो कच्ची मिट्टी की ढिड़िया होती थी, उसे फोड़ दिया जाता था। तो ये परंपरा हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं, ये कहानी हम लोगों को पता है और इसी कथा के माध्यम से हम लोग ये ढिड़िया लोक नृत्य करते आ रहे हैं। उस टाइम मेरी मेंटालिटी प्रॉपर थी कि वेस्टर्न इज़ द बेस्ट। हमारे फोक आर्टिस्ट कुछ नहीं होते। अच्छा, फोक आर्टिस्ट अगर मिलते भी थे, मैं उनको वैसे ही देखता था कि यार दीज आर जस्ट अ फोक आर्टिस्ट, नथिंग एल्स। मैम, कहा जाता है कि चूड़ियाँ औरतें पहनती हैं, ठीक है, बट प्रॉपर वे में देखा जाए औरतों से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। हम मेल्स सिर्फ चलते हैं, हमें चलाने वाली औरतें होती हैं। हम अगर आते हैं दुनिया में तो औरतें लेकर आती हैं, तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। मेरे को एक्चुअल फील आता है स्ट्रॉन्ग हूँ। पियर्स करा रखे, यहाँ पे करा रखे, बाल बड़े। अच्छा, घर पे जब मैंने ये सारी चीज़ें की कर रखी थी तो घर पे बहुत बोला जाता, क्या लड़की बन रहा है, क्या लड़की बन रहा है, क्या करेगा, नचनिया बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, बारात तेरी आएगी कि बारात तेरी जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। इलाहाबाद जैसे शहर में, छोटे शहर में जो है इस तरह का ड्रेस, इस तरह का डांस परिवार में हर सारे रिश्तेदार, नातेदार सब कि कहाँ इनको लगा है और नचनिया है, तो ये है, इसमें कोई करियर नहीं है, क्या करेगा, भूखों मरेगा। एक्चुअली मैम, आई थिंक बात है 2020 अगस्त 12 और 13 अगस्त की बात है। अच्छा, उधर ही बीच कोविड स्टार्ट हुए थे, बाकी सबके काम चल रहे थे। एक वी वर द ओनली आर्टिस्ट जिसके काम रुक ही गए थे। अर्न करोगे तो ही आगे जाओगे। उस टाइम आई वॉज डैम डिप्रेस्ड। ऐसी लेटा हुआ था मैं, रात में 2 या 3 बज रहा था। थोड़ा देर हुआ, मैं थोड़ा सा पहले सिर में दर्द हुआ, तो फिर धीरे धीरे मेरे पैरों में दर्द, लेफ्ट साइड पैर में दर्द होना चालू हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में सब कुछ हुआ। दर्द हुआ लेफ्ट साइड पैर में, फिर उसके बाद धीरे धीरे एहसास भी होना ख़त्म हो गया। अच्छा, उस टाइम मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि लेफ्ट साइड वॉज टोटली ब्लॉक्ड। मैं मम्मा के बगल में लेटा था, मैंने मम्मा को दूसरे पैर से हिलाया। मैं कहा, मम्मा मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या, मेरा इधर साइड काम करना बंद हो गया है बिल्कुल से। तो मम्मा वॉज ऑल्सो लाइक कि यार होगा कुछ, गैस वैस वाला सीन होगा। मैं उन्हें उठाया, मैं कहा मम्मी ये वो वाला सीन नहीं है। फिर हॉस्पिटल पहुँचा, तब मेरे को डॉक्टर ने बताया ये क्लॉटिंग है, ब्रेन स्ट्रोक है, उसकी वजह से पैरालिसिस अटैक पड़ा है। तो अब हो गया। अच्छा, और जिनको हुआ है उन्होंने रिकवर होने में बहुत टाइम लगाया। करने धरने को मेरे पास था सिर्फ एक चीज़, डांस। योग वोग ट्राई किया मैंने। मैं कहा एक बार खुद को स्ट्रॉन्ग करके देखता हूँ, मैं एक बार दोबारा डांस में घुस के देखता हूँ। ट्राई किया तो पापा ही मेरे को छोड़ के जाते थे। एक शो पड़ा, मैम ने कहा कि एक बार तुम ट्राई करो, शायद से क्या पता स्टेज पे जाओ, कुछ देखो, ऑडियंस फेस करो।
5 महीने से बहुत शांत बैठे हो, एक बार जाओ निकालो जितना गुस्सा है डांस पे निकालो। स्टेज पे परफॉर्म किया, अच्छा वो स्टेज पे परफॉर्म किया, लेकिन नेक्स्ट डे से ना मेरे अंदर अलग एनर्जी थी। करते करते डांस के थ्रू ही मैं रिकवर किया एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। अच्छा मैं किसी को बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि यार ये क्या ही बोला है, मजाक कर रहा है, इतनी बड़ी चीज़ ऐसे हो गई और ये ऐसे 6 महीने में खड़ा होके दोबारा से कर रहा है। मतलब ये था कि मेरे एक चाचा थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं ये डांस करूं, उनको नहीं अच्छा लगता था। वो मुझे कभी डांस करते हुए देखते भी थे तो गुस्सा आ जाते थे, चिल्लाने लगते थे। तो क्या हुआ कि जब मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरे पापा की डेथ को आज 11 साल हो चुके हैं, मतलब इतना जो था कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वो सब ख़त्म हो गया था उस टाइम कि मैं कैसे क्या करूँगी। मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर सपोर्ट करते थे। मैम मुझे जाने नहीं देते। जब मैं छोटी थी तो बाल भवन में मैंने एडमिशन कराया था क्लासिकल डांस के लिए। तो मेरे चाचा को पता चला तो उन्होंने मुझे पाइप होता है ना, पानी वाला पाइप, उससे मारा था। कहा था तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं डांस सीखने की भी, वरना आज मैं जो मुझसे गलतियाँ होती है या मैं अपनी डांस पे गलतियाँ करती हूँ तो उसको सुधार सकती थी उस टाइम। मैं फिर जब मेरे चाचा मतलब अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए थे, तब मम्मा जॉब कर रही थी। फिर उनसे मैंने कहा कि मम्मा मुझे डांस सीखना है। उनको भी ये चीज़ पता है, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं क्योंकि फादर नहीं थे। फिर उसके बाद पूरी लाइफ मतलब पूरी वर्ल्ड जो बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड मेरी मम्मा थी मेरे लिए। मेरे पापा ही मोटिवेट थे मेरे, लेकिन उनके मतलब ख़त्म होने के बाद से मेरी लाइफ में जैसे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं फोक में आई तो मुझे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस मेरा खो चुका था वो कॉन्फिडेंस मुझे फिर से मिला। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हमेशा देखते थे। मम्मी बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी हमारे फ़ीस के लिए स्कूल के। पर एक मूवमेंट ऐसा आया कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी थी और मेरे पापा अरेंज नहीं कर पा रहे थे, ना मम्मी अरेंज कर पा रही थी। तो हमारे स्कूल टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक परफॉर्मेंस है बेटा, अगर चलोगे यहाँ तो 200 रुपीज़ मिलेंगे। उस समय 200 रुपये भी उस समय 2000 के बराबर थे और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ही थी 150। तो मुझे लगा कि चलती हूँ, करती हूँ और ये पैसे मिल जाएंगे तो मेरी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो जाएगी। और वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। स्कूलों में बहुत किया था पर मंच पे मैंने पहली बार तब परफॉर्म किया जब मुझे 200 रुपये की ज़रूरत थी। डांस तो बहुत किया है पर ये एक ऐसी पारंपरिक चीज़ है जिसे मैं उजागर भी कर सकती हूँ और उससे एक अर्निंग भी हो सकती है। तो वहाँ से मेरे मन में ये ढेड़िया नृत्य के प्रति बहुत आस्था आई। कहीं ना कहीं कलाकारों की अनदेखी ज़रूर होती है। आप चुनाव प्रचार में भी देखेंगे कलाकार सबसे आगे आते हैं। किसी भी चीज़ को बोलने के लिए कला सबसे आगे काम आती है, लेकिन कलाकार वहीं पिछड़ जा रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कलाकारों को हेल्प किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। देखिए शास्त्रीय संगीत तो अपने में ही बहुत महान है, उनको बहुत बढ़ावा है, बहुत बड़े बड़े मंच मिलते हैं हर जगह। पर हमारी जो लोक कलाएँ हैं, फूलों की होली है, फगुआ है, चैती है, ढिड़िया है, ऐसे तमाम नाम हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ, लेकिन शायद हमारे प्रदेश के लोग ही नहीं जानते होंगे इस लोक नृत्यों के बारे में। पारंपरिक है तो शुरू से ऐसा सेट होता आया है कि कॉटन के लहंगे पहनते हैं और लकड़ी के जेवर या फिर थोड़े मेटल के जेवर चलते थे। हम समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो क्यों ना हम अपने नृत्य को भी, अपनी पारंपरिकता को लेके चले, पर थोड़ा सा नृत्य में भी बदलाव करें, थोड़ा हमारे वेशभूषा में भी बदलाव हो। तो आपको एक नवीनतम ये भी मिलेगा कि हम कॉटन के लहंगे नहीं पहनते, हम सुंदर सुसज्जित ड्रेस पहनते हैं, सुंदर मेकअप करते हैं, सुंदर जेवर पहनते हैं और अच्छा सा एक लुक लेके तब अपने इस पारंपरिक नृत्य को दर्शाते हैं। देखिए साइड में मेरा स्टडी जो है वो तो मेरा चलेगा, लेकिन करियर की बात है तो मैं इसमें अभी अटैच रहूँगी क्योंकि मेरी मेन यही मैं अपना जड़ मानती हूँ। अचानक से बीते हुए कल के बारे में याद किया तो रोने लगी। वैसे मैं आने वाले कल के बारे में याद करके हंसने लगती हूँ, खुश हो जाती हूँ कि मेरा बीता हुआ कल अब वापस नहीं आने वाला है। अब मेरे अच्छे मतलब जितने जिसको साथ जो मेरा सपना है वो सब साकार हो रहा है। क्योंकि मैं सबको ये समझाती हूँ, आप कमाने लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें। किसी भी क्षेत्र में आपको आगे जाना है तो पढ़ा लिखा होना पड़ेगा
और लोक कलाकार को तो और ज़्यादा होना पड़ेगा कि जब हमारी वाणी शुद्ध होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, हमको लिखना आता होगा, तो हमारा स्टेटस खुद ही अप होगा। परफॉर्मेंस हम बाद में करेंगे, लोग हमारा नृत्य या गाना बाद में सुनेंगे, सबसे पहले वो हमें देखेंगे। तो इसलिए एक अच्छा सा कपड़ा पहनिए, अच्छी सी कंघी करिए, अच्छी सी चप्पल पहनिए, सुंदर सी बिंदी लगाइए, बिल्कुल डिसिप्लिन में आइए। इतना इस चीज़ में मैंने वो 6 महीनों में मैं इतनी सबसे बड़ी चीज़ें सीख गया कि कोई भी बीमारी या कुछ भी परेशानी वो आपकी सोच से बड़ी नहीं है। Within 6 months I was back on stage and performing and still going and on and on and on and I will go on.